18 states were represented by their farm ministers, deputy chief ministers, and J&K was represented by Honorable Chief Minister. Overall, we discussed 17 items. We started the discussion with the viability of the distribution companies. We discussed the implementation of rights of consumer rules, resource adequacy plans, particularly their implementation and update was discussed in detail. The states were urged to tie up the capacities which are required for the planning horizon of 2030 and even 2032. The issue of smart metering was discussed in detail. Some of the best practices were presented in respect of smart metering, both the implementation strategy and also the benefits derived out of the smart metering implementation, both in terms of revenues to the discounts and the savings, energy savings, which were basically accrued to the consumers, were also discussed. The proposed ranking of discounts was also discussed. The scheme was discussed, and there were some valuable suggestions which were received from the states. Honorable Minister would be in a position to give you further details. The implementation of PM Surya Ghar was discussed, and it was agreed that the scheme will be implemented at an accelerated pace. The issues of transmission and storage were discussed. Maharashtra gave us a very excellent presentation on the resource adequacy plan and how they've actually tied up more than about 40,000 megawatt of electricity requirement for future. So, without much ado, I would request Honorable Minister to offer. मित्रों, जैसा बताया गया कि आज हमारी एक दिन की देश भर के ऊर्जा मंत्रियों की कॉन्फ्रेंस हुई और कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय ऊर्जा विभाग के द्वारा किए जाने वाला काम, उसका मूल्यांकन और आगे के उसके टारगेट्स, लंबे समय तक के जो टारगेट्स हैं उसकी जो हमारी प्रोजेक्शंस है उसको कैसे पूरा किया जाए। जैसा हम जानते हैं कि ऊर्जा ये हमारे इकोनॉमी का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए हमको ऊर्जा की अपनी जितनी रिक्वायरमेंट है, हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए और इस पर पूरा उतरने के लिए हमारे सारा विभाग, सभी प्रदेशों की इकाइयाँ वो सब इसमें मजबूती में लगी हैं। जो भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो नीति निर्धारण के नाते से सरकार अथवा सरकारी संस्थाएं, और साथ ही जो डेवलपर्स हैं, यानी जो उत्पादक करता है बिजली के और सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, साथ में नागरिक हैं, इन सब के ध्यान को उचित ध्यान रखते हुए और सब बातों पर चर्चा की गई। जहाँ तक मांग का सवाल है, जो पीक डिमांड है वो अभी पिछले मई में हमारी पीक डिमांड है वो मेगावाट 250 मेगावाट 250 गीगावाट की ये हमने सफलतापूर्वक उसको पूरा किया और ये हर साल आगे बढ़ने की उम्मीद है। तो जहाँ तक 250 गीगावाट जो पीक डिमांड थी उसमें जहाँ तक फॉसिल फ्यूल की पावर है वो 200 गीगावाट और रिन्यूएबल एनर्जी की 250 गीगावाट की हमारी कैपेसिटी, उसमें से अगर 20% ही उपयोगी होता है तो लगभग 50 गीगावाट जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी में से उसमें से प्राप्त हुआ। हमको इस प्रकार से हम अपने इस काम को पूरा कर पाए। आगे चल करके जैसे 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी ये लक्ष्य हमारा है, जिसमें से 100 गीगावाट का हमें प्रत्यक्ष उसका उपयोग होगा और उसमें 400 गीगावाट जो फॉसिल फ्यूल की पावर होगी। वैसे इस डिमांड को हम उस समय तक पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और वहाँ तक हमारी कैपेसिटी सब बढ़ रही है। प्लान आगे तक भी बनी है, 2047 की प्लान क्या होगी उस पर भी विचार किया है। तो इन सब बातों को पूरा करते हुए और सबके जो सुझाव है उस हम आगे बढ़ रहे हैं। इस अभियान को आगे ठीक से चारों से चलाने के लिए हमको पता है कि डिस्कॉम्स की जो फाइनेंशियल वायबिलिटी है उसमें महत्वपूर्ण इशू होता है। तो डिस्कॉम्स की फाइनेंशियल वायबिलिटी, इसमें जहाँ भी कहीं कोई कमियां हैं उस पर विचार किया गया। क्योंकि अभी डिस्कॉम्स का कुल मिलाकर जो आउटस्टैंडिंग डेट्स हैं वह 6,84,000 करोड़ रुपया ये आज डेट्स हैं
और जो इसमें लॉसेज ऐसा मानना चाहिए कि वो 6,46,000 करोड़ रुपए इसमें से जो पावर के एक्यूमुलेटेड लॉसेज है, इसको कैसे कम किया जाए, इस पर तरह तरह की टेक्नोलॉजी, तरह तरह के जो सुधारात्मक विषय वो सब किए जा रहे हैं। और इसमें एक विषय रहता है, वो जो गैप है एसीएस और एआरआर का गैप, इस गैप को लगातार कैसे कम किया जाए। पिछले वर्ष ये गैप था 45 पैसे पर किलोवाट आवर, यानी 45 पैसा पर यूनिट, और अब इस बार उसको घटा करके और हमारे सभी डिस्कॉम्स ने 21 पैसे पर यूनिट ये किया है। तो अपने आप में एक बहुत अच्छा सुधार ये इस वर्ष किया है। टारगेट हमारा है जीरो गैप, यानी जो एसीएस अर्थात जो हमारी कॉस्ट ऑफ सप्लाई है और एआरआर जो रेवेन्यू है वो बराबर होगा, तब जाकर के लॉस कम होगा। अब इस पर चले जाते हैं, अर्थात कॉस्ट कम रहे और आरआर ज्यादा हो, तब जाकर के पिछले लॉसेज उसमें कवर हो सकते हैं। जहाँ तक एटीएनसी लॉसेज का विषय है, ये पिछले वर्ष तक 2022-23 तक लगातार नीचे आने की स्थिति में थे। 15.4% तक ये गया था, कभी ये 28-30% भी होता था, लेकिन थोड़ा इस बार की कठिनाई है, उसमें कुछ अकाउंटिंग के सिस्टम भी हैं, जिसके कारण से इस बार 23-24 में 17.6% हो गया है। और इस पर भी कंट्रोल करने के लिए आगे विचार ये किया गया है कि अभी तक एटीएनसी लॉसेज को, यानी दो लॉसेज को एक्यूमुलेट किया गया है, टेक्निकल और कमर्शियल लॉसेज। आगे इसको दो पार्ट्स में भी करके और अलग अलग करके मूल्यांकन करने की भी आवश्यकता है कि टेक्निकल लॉसेज कितने हैं, कमर्शियल लॉसेज कितने हैं। क्योंकि कमर्शियल लॉसेज का जो कारण है वो स्टेट्स की जो प्लानिंग है उस पर निर्भर करता है, ताकि वो ठीक से टैरिफ उसका तय करें, उसमें चोरी कम हो, बिलिंग सारी जो उसकी रिकवरी है वो ठीक से हो जाए। तो इस प्रकार से, और टेक्निकल लॉसेज जो है वो टेक्निकल पार्ट उसका वो डिपार्टमेंट के ऊपर निर्भर करता है कि किस प्रकार से उसमें और अच्छी अचीवमेंट की जाए, ताकि इस सारे विषय पर कंट्रोल किया जा सके। गवर्नमेंट ड्यूज, इसकी जो टाइमली है इसकी पेमेंट ये डिस्कॉम को हो, इसके लिए भी हमने आग्रह किया है। दो उसके तरीके ये हमने उनको सुझाए हैं। एक जो हमारी स्मार्ट मीटरिंग है, प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग, ताकि गवर्नमेंट के जितने ऑफिस हैं, जितने एकोमोडेशन उनकी है, जितनी कॉलोनीज हैं, उन सब में प्रीपेड मीटरिंग अगर स्मार्ट मीटरिंग होगी तो सबसे पहले उदाहरण हमें गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को ही अपने लिए रखना होगा। दूसरा है कि जो बजट की फंडिंग है, उस फंडिंग में उनको, यानी उनको पेमेंट करने से पहले ही उनके जो फंड्स हैं उस फंड में से ही रिकवरी कर ली जाए और उसको वहाँ ले करके और रिकंसिलिएशन अकाउंट्स की करके और गवर्नमेंट के जो बिल्स हैं उसको पूरा कर लिया जाए। बहुत से ऐसे स्टेट्स ने इस प्रकार का ये सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म ये करना शुरू भी कर दिया है। डिस्कॉम्स के डेट्स को कैसे कम किया जाए, इसके लिए सभी स्टेट्स अपने पे और रास्ते क्या क्या हो सकते हैं, इसके लिए उनको कहा गया है। फिर हमारे स्मार्ट मीटर्स का जो आरडीएसएस के माध्यम से स्मार्ट मीटर्स को कैसे बढ़ाया जाए। स्मार्ट मीटर्स का टारगेट 20 करोड़ मीटर्स लगाने का है, और वो भी प्रीपेड मीटर्स का, लेकिन इसमें कहीं कहीं बाधा भी आती है, जनता की ओर से ऑब्जेक्शन भी होते हैं, कठिनाइयाँ भी आती हैं। तो इसका एक मैकेनिज्म हमने ग्रेडेड वे में उनको कहा है कि सबसे पहले जैसे गवर्नमेंट ऑफिस और अकोमोडेशन है, उसके बाद हाई लोड के कमर्शियल जो कनेक्शंस हैं, हाई लोड के इंडस्ट्रियल कनेक्शंस हैं, डोमेस्टिक कनेक्शंस हैं, और उसके बाद लो लोड के जो हैं लोअर साइड के, उनके ऊपर जाया जाएगा। तो एक धीरे धीरे इसका स्वभाव बनेगा, और जितने प्रीपेड मीटर्स हैं उस पर एक कंसेशनल टैरिफ भी लागू किया जाए। कुछ प्रदेशों ने इसको शुरू किया है, जैसे पंजाब ने 2% कंसेशन देना शुरू किया है, महाराष्ट्र ने 3% कंसेशन देना शुरू किया है, हरियाणा ने 5% कंसेशन देना शुरू किया है, ताकि प्रीपेड मीटरिंग में सामने वाले को अगर लाभ दिखेगा तो कंसिडरेशन वैल्यू होने के कारण से उसकी अडॉप्शन ये जल्दी हो जाएगी। इस प्रकार से भी अभी तक स्मार्ट मीटर्स 20 करोड़ में से 1,60,00,000 ये मीटर्स लग चुके हैं। एक जो लॉन्च किया हमने एक प्रोग्राम, उसमें एआई के माध्यम से जो
डिस्कॉम्स को जितने भी कठिनाइयाँ आती हैं उन सबको एक इनोवेटिव सॉल्यूशंस उसके क्या हो सकते हैं, तो आज पावर फेज 2 पावर जोन का इसको भी लॉन्च किया गया है। इसके साथ जितने भी 40 पोटेंशियल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस हैं जो इस के माध्यम से और किए जाएंगे, इसके लिए 37 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल सपोर्ट ये भी दी गई है। पहले भी जो सॉल्यूशंस में थे उनके स्केलिंग करने के लिए भी अलग से 6 करोड़ रुपए की सहायता ये भी आज दी गई है। डिस्कॉम्स की रैंकिंग पहले भी होती है, जैसा हमको पता है कि गुजरात की रैंकिंग A+ की रैंकिंग भी हुई है, हरियाणा की कंपनीज की रैंकिंग A+ हुई है, बाकी कोई A पर है, B+ पर है, B पर है, 2 स्टेट्स A+ पर पहुंचे हैं। इस रैंकिंग की मेथोडोलॉजी थोड़ा बदली जाए ताकि जो आने वाली कुछ कठिनाइयां और प्रदेशों को हैं उसको सुधार करके इस रैंकिंग में किस प्रकार से उनको सहूलत हो। रैंकिंग के लिए एक सुझाव यह आया कि सभी स्टेट्स को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाए, क्योंकि बड़े स्टेट्स के डिस्कॉम्स हैं और छोटे स्टेट्स के डिस्कॉम्स हैं, उनके अपने अपने तरीके रहते हैं काम करने के, और उसमें छोटे स्टेट्स का डिस्कॉम अच्छा होने के बाद भी बड़े स्टेट के डिस्कॉम के साथ कम्पीट नहीं कर सकता है। इसलिए 2 या 3 कैटेगरी बना करके, और अगली जो रैंकिंग है जनवरी 2025 में जिसका रिजल्ट आएगा वो 2 या 3 भागों में कट करके डिवाइड करके और डिपार्टमेंट तय करके उसको अलग अलग भागों में करेंगे ताकि सबको उस कंपटीशन में आगे बढ़ने के लिए कोई प्रोत्साहन मिले। के जो अपने रूल्स हैं, इन रूल्स को बनाया जाता है कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ईज ऑफ लिविंग के नाते से उनको सर्विसेज अच्छी दी जा सके। तो उस नाते से कुछ प्रदेशों ने अच्छा काम किया है, जैसे हरियाणा ने ऑटो अपील सिस्टम बनाया है कि जो टाइम बाउंड सर्विसेज हैं वो समय पर नहीं दी गई, जो राइट टू सर्विस में रजिस्टर्ड हैं, तो उसमें ऑटो अपील हो जाती है, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, फिर उसके बाद सेकंड अपीलेट अथॉरिटी और फिर कमीशन। इसी प्रकार से बिहार ने भी, उत्तर प्रदेश ने भी ऐसे कुछ अपने सिस्टम बनाए हैं, उसमें भी ऑटो एस्केलेशन ये उन समस्याओं का हल होने के लिए सिस्टम है ताकि समय पर लोगों को सेवा जो है वो मिल सके। इस प्रकार का उन्होंने काम किया है। जहाँ कहीं कंज्यूमर को उसकी सेवाओं को मिलने में कठिनाई आती है, कमी होती है, तो संबंधित व्यक्ति के ऊपर जिसके कारण से कमी रही उसके ऊपर फाइन लगाने का भी एक प्रावधान है, और वो फाइन जो है सरकार के खाते में न जाकर के कंज्यूमर को उसका कंपनसेशन मिले, ये एक प्रावधान भी है। अभी इस प्रोसेस बहुत स्लो है, लेकिन हमने ये कहा कि प्रोत्साहन कंज्यूमर को भी मिले और काम करने की प्रेरणा जो संबंधित व्यक्ति है उसको भी मिले, इसलिए फाइन लगा करके और कंपनसेशन देने की व्यवस्था भी करें ताकि किसी को अगर कोई उसकी हानि हुई है बिजली के किसी भी कारण से, सर्विस के कारण से, उसका कंपनसेशन उसको मिलना चाहिए। इसकी व्यवस्था भी हमने की है। रूफटॉप इंस्टॉलेशन ऑफ पीएम सूर्य घर, जो पीएम सूर्य घर योजना है, इसके अंदर अभी तक देश भर में 1,43,00,000 ये लोग रजिस्टर्ड हैं और उसमें एप्लीकेशन फिलअप करनी पड़ती है। 25 लाख के लगभग लोगों ने अप्लाई किया है कि हम इसको कनेक्शन लेने के लिए तैयार हैं। अभी 5 लाख ही ये जो इंस्टॉलेशन है, ये इंस्टॉलेशन 5 लाख हुई है, जिसके अंदर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश ये अग्रणी है। बाकी प्रदेश भी इसमें आगे आने के लिए तैयार हैं, तो उसका भी उनको प्रोत्साहन देने के लिए बात उनको कही गई है। जैसा हम जानते हैं कि पावर का इंस्टॉलेशन का या ट्रांसमिशन का, पावर के जनरेशन का, ट्रांसमिशन का और डिस्ट्रीब्यूशन के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत अधिक होती है। अब ये इन्वेस्टमेंट कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर निर्भर करती है या बैंक्स के ऊपर निर्भर करती है। अभी भी और ज्यादा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। 2030 तक ऐसा माना जा रहा है कि 42 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट पावर सेक्टर में होना है। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए पहले से जो मेंशन है वो तो रहेंगे ही, साथ में कुछ कंपनीज जिनकी रैंकिंग अच्छी है वो कंपनीज लिस्टिंग के लिए भी आगे आ सकती हैं। वैसे ये प्रावधान भी किया है। 2 प्रदेशों की जानकारी हमको मिली है कि जहाँ की कंपनियों ने कहा कि हम लिस्टिंग करने के लिए तैयार हैं, इसमें गुजरात और हरियाणा। और भी कंपनियां इस ओर सोचेंगी। आज उनकी ओर से विषय आया है, अपनी पहले रैंकिंग ठीक करेंगे, उसके बाद फिर खास करके ट्रांसमिशन की कंपनी सबसे पहले आएंगी,
फिर इसके बाद जो हमारी जनरेशन की कंपनीज, और फिर डिस्कॉम्स, क्योंकि डिस्कॉम्स का ही थोड़ा जो वायबिलिटी है वो फ्लक्चुएटिंग है। प्लान के ऊपर भी चर्चा हुई ताकि हम आगे लंबे समय तक के लिए फ्यूचर में हमारी डिमांड कितनी है या प्रेजेंट टाइम में भी हमारी डिमांड कितनी है, जब तक इसकी प्रोजेक्शंस ध्यान में नहीं आती हैं तब तक प्लानिंग का पार्ट ठीक नहीं हो सकता। तो रिसोर्स एजुकेशन प्लान ये भी सभी स्टेट्स को कहा गया है कि इसको भी जल्दी से जल्दी पूरा करके और जल्दी भिजवाएंगे ताकि हम जो भी कोई उसमें कमियां होंगी उसको ठीक करेंगे। कंटीजेंसी प्लान, कभी पावर का एक फ्लक्चुएटिंग सिस्टम रहता है, चूँकि 24 आवर्स पावर के जो प्रारंभिक जनरेशन सिस्टम थे जिसमें थर्मल पावर प्लांट्स हैं या हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं, वो 24 आवर्स की जनरेशन होती है। लेकिन अभी जो मेथड हुए हैं सोलर पावर, विंड पावर, ये 24 आवर्स की जनरेशन नहीं है। तो जिस समय जनरेशन है कई बार उस समय की आवश्यकता नहीं होती, उस समय डिमांड नहीं होती है। तो डिमांड अलग समय में है, जनरेशन अलग समय में है। इसको पूरा करने के लिए स्टोरेज सिस्टम, PSP एंड बैटरी स्टोरेज सिस्टम, इसको प्रमोट किया जा रहा है। इसको प्रमोशन के लिए जिस समय हमको आवश्यकता है उस समय उस पावर का उपयोग कर पाएंगे। तो इस पर भी सिस्टम को बनाया गया है। जहाँ तक पंप स्टोरेज सिस्टम और बैटरी एनर्जी स्टोरेज